हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान जिसमें हम हेलो एरिन पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको हेलो एरिन के निर्माण की विधि बताई थी, जिसमें पहली विधि हमने बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा हेलो एरिन कैसे प्राप्त करेंगे, अर्थात एरिल हैलाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें दो चीजें प्राप्त करनी है, एक तो एरिल हैलाइड का निर्माण करना है और दूसरा है एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको एरिल हैलाइड का निर्माण आपको बताया था, जिसमें नाभिकीय हैलोजीकरण हो रहा था, जिसमें क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आदि का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण। इस वीडियो में आज हम देखते हैं एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण। एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण। एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो एरिल हैलाइड का निर्माण किया था, तो उसमें क्या था, नाभिकीय प्रतिस्थापन था। ठीक है, नाभिकीय हैलोजीकरण था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, नाभिकीय हैलोजीकरण पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला हैलोजीकरण। पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था नाभिकीय हैलोजीकरण में इसमें क्लोरोबेंजीन या क्लोरोनीकरण, ब्रोमीनीकरण प्रत्यक्ष रूप से हो जाता है, लेकिन फ्लोरोनीकरण और आयोडीनीकरण प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। लेकिन एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण या पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। तो इसमें आइए देखते हैं, इसमें होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, उबलती हुई टॉल्यूइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबलती हुई टॉल्यूइन में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्लोरोफेनिल मेथेन बनता है, अर्थात कह सकते हैं बेंजील क्लोराइड बनता है। तो देखिए टॉल्यूइन में क्या होता है, इसमें पार्श्व श्रृंखला होती है। बेंजीन रिंग के कार्बन से क्या जुड़ा होता है, पार्श्व श्रृंखला जुड़ा होता है। यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह। तो पहले हम लिख दे रहे हैं, तो उसके बाद समझा रहे हैं आपको। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबलती हुई टॉल्यूइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्लोरोफेनिल मेथेन, जिसको आप कह सकते हैं बेंजील क्लोराइड, क्लोरोफेनिल मेथिल जिसको कहते हैं बेंजील क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम क्या कर रहे हैं, उबलती हुई टॉल्यूइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, क्लोरोफेनिल मेथेन बन रहा है, जिसको हम बेंजील क्लोराइड भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो बेंजीन रिंग से जो पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है, साइड चेन जुड़ा हुआ है, उसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाता है। तो देखिए एक बेंजीन रिंग है, बीच में गोला भी बना सकते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, इस तरह भी आप बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मेथिल समूह जुड़ा हुआ CH3 मेथिल समूह, तो ये पार्श्व श्रृंखला। तो एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है, अर्थात पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजनीकरण। तो इसके पार्श्व श्रृंखला में हाइड्रोजनीकरण होता है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु द्वारा पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ एक क्लोरीन परमाणु द्वारा इसके एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा? यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, एक क्लोरीन परमाणु जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन जुड़ा, तो हो गया CH2Cl। ठीक है, और यहां से हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन यहां बचा हुआ है, मिलकर के क्या बना देंगे? HCl बना देंगे। तो इसका नाम है बेंजिल क्लोराइड या क्लोरोफेनिल मेथेन। इसका नाम है क्लोरोफेनिल मेथेन या इसी को कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ठीक, अब इस बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल क्लोराइड यहां पर CH2Cl है, एक क्लोरीन से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहां से HCl क्या होगा? निकलेगा। यहां एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन पुनः होगा, तो क्या बनेगा? देखिए एक हाइड्रोजन निकला, तो यहां हो गया CH, एक क्लोरीन जुड़ेगा, एक क्लोरीन पहले से है, तो Cl2 हो जाएगा CHCl2। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। पुनः ये क्लोरीन से अपक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहां से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? एक क्लोरीन परमाणु द्वारा होगा। ठीक है, तो एक क्लोरीन यहां बचेगा, एक हाइड्रोजन निकला, मिलकर के HCl बनाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। अब ये हाइड्रोजन निकला है, एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो क्या बनेगा? यहां पे ये हो जाएगा CH गायब हो गया है, तो हो जाएगा CCl3। एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन जुड़ा, Cl2 था, तो क्या हो गया? Cl3 हो गया। तो इसका नाम है बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। ठीक, तो पार्श्व श्रृंखला जो हाइड्रोजनीकरण होता है मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है, किस विधि द्वारा होता है? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा होता है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है,
मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। अर्थात पार्श्व श्रृंखला हाइड्रोजनीकरण किसकी क्रियाविधि द्वारा, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। ठीक है। अब इसमें यदि बेंजीन रिंग से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला लंबी हो तब प्रतिस्थापन जो होगा प्रमुख रूप से जो कार्बन रिंग से जुड़े कार्बन पर होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उबलती हुई टॉल्यूइन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, बेंजल क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, बेंजो क्लोराइड बनता है। ठीक है। अब इसी में दूसरा पॉइंट है, अगर बेंजीन रिंग से जुड़े पार्श्व श्रृंखला लंबी हो तो प्रतिस्थापन प्रमुख रूप से बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पर होता है। लिखिए, बेंजीन रिंग से यदि बेंजीन रिंग से जुड़े बेंजीन रिंग से जुड़े या बेंजीन रिंग से जुड़ी पार्श्व श्रृंखला लंबी हो तो प्रतिस्थापन प्रमुख रूप से रिंग से जुड़े कार्बन पर होता है। रिंग से जुड़े कार्बन पर होता है। तो देखिए यहां पे पर जुड़ा हुआ है CH2 CH3। तो देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग से जो साइड चेन जुड़ी हुई है, पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो ये लंबी है, इसमें 2 कार्बन परमाणु है। तो प्रतिस्थापन प्रमुख रूप से क्या होता है, रिंग से जुड़े कार्बन पर होता है। तो प्रतिस्थापन यहां पर ना होकर के इस कार्बन पर होगा, इससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, प्लस Cl2 सूर्य का प्रकाश। अब यहां देखिए, इस क्लोरीन परमाणु द्वारा जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा इस कार्बन से ना होकर के बल्कि इस कार्बन से होगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, एक क्लोरीन बच रहा है, मिलकर के क्या बना देंगे, HCl। तो HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए यहां C, एक हाइड्रोजन निकल गया, CHCl, एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन जुड़ा है, तो क्या हो गया, CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब पुनः एक क्लोरीन से क्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहाँ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इसके क्लोरीन परमाणु द्वारा होगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन निकला तो ये हो जाएगा C, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो हो जाएगा CCl2 सिंगल बॉन्ड CH3, CCl2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा, यहाँ HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ। तो ये एरिल है, ये एरिल समूह है, और ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। ठीक है। तो एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण हुआ, अर्थात पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण हो गया। ठीक है। तो ये पहली विधि आपका समाप्त हुआ। पहली विधि क्या था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण करना था या हैलो एरिन्स का निर्माण करना था। ठीक है। तो इसमें आपने देखा नाभिकीय हैलोजनीकरण हुआ और दूसरा पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण द्वारा, दोनों विधियों द्वारा हमने क्या किया, हैलो एरिन्स का निर्माण किया। ठीक है। तो इसमें आपने एल्किल हैलाइड,
एरिल हैलाइड का निर्माण किया और दूसरा एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण किया। ठीक है, इसमें एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण किया, इसके पहले वाले में एरिल हैलाइड का निर्माण किया। ठीक है, अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। तो दूसरी विधि क्या है कि डाइजोनियम लवण द्वारा, डाइजोनियम लवण द्वारा, डाइजोनियम लवण द्वारा क्या करेंगे, हम एरिल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो देखिए डाइएजोनियम लवण, दूसरी विधि है ये डाइएजोनियम लवण द्वारा, डाइएजोनियम लवण द्वारा एरिल हैलाइड का निर्माण, एरिल हैलाइड का निर्माण। अब इसमें हम देखेंगे कि डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण क्या होता है या डाइएजोनियम समूह क्या होता है। तो डाइएजोनियम समूह के बारे में जानेंगे कि डाइएजोनियम समूह होता क्या है। तो N2X जो है वो क्या है, डाइएजोनियम समूह है। N2X क्या है, डाइएजोनियम समूह है, सिंगल बॉन्ड N2X, X यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो ये डाइएजोनियम समूह है। इसी को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड X, यहाँ पर N पर धन आवेश होगा, X पर ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो ये है डाइएजोनियम समूह है, डाइएजोनियम समूह। ठीक है, N2X या N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड X, N पर धन आवेश होगा, X पर ऋण आवेश होगा, ये क्या होगा, डाइएजोनियम समूह है। ठीक है, अब डाइएजोनियम लवण का निर्माण या कह सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम का निर्माण हम कैसे करते हैं कि एनिलीन की हम क्या करते हैं, एनिलीन का डाइजोटीकरण करते हैं। डाइजोटीकरण किसके द्वारा किया जाता है, सोडियम नाइट्राइट और HCl द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl द्वारा हम इसका डाइजोटीकरण करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा। तो ये डाइएजोनियम समूह है, तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं N2X या N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड X के रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण कैसे प्राप्त करेंगे या बेंजीन डाइएजोनियम कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं। तो HCl से जब कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां से सोडियम एक क्लोरीन मिल करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड बना देंगे, तो NaCl बन गया। और यहां देखिए NO2 और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो क्या बना, HNO2 नाइट्रस अम्ल। क्या बना, नाइट्रस अम्ल बना। अब ये जो नाइट्रस अम्ल और HCl है ये मिल करके बेंजीन एनिलीन, ये एनिलीन है, यहां पर NH2 समूह जुड़ेगा तो इसका नाम होगा एनिलीन, एनिलीन। अब जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और HNO2 बनता है। ठीक है, तो ये इससे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, HNO2 प्लस HCl, ये दोनों इससे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर ये NH2 समूह का प्रतिस्थापन, यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, N2X समूह द्वारा हो जाएगा। तो N2X समूह द्वारा होगा तो बनेगा N2Cl प्लस
2H2O। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है? एरिल हैलाइड प्राप्त करना है। एरिल हैलाइड से मतलब क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है। ठीक है, इस तरह हमें एरिल हैलाइड का क्या करना है? निर्माण करना है। किससे? इससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो हमने आपको बताया कि बेंजीन डाइजोनियम कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? सोडियम नाइट्राइड और HCl की अभिक्रिया किससे कराते हैं? एल्निन से कराते हैं। तो इससे बना HNO2 और HCl, इससे अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं और जल बना देते हैं। और हमको इससे क्या करना है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन का क्या करना है? निर्माण करना है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम कैसे प्राप्त किया गया, ये रिएक्शन आपको बता दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डाइजोनियम समूह क्या होता है? माइनस सिंगल बॉन्ड N2X या N ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X, X पर नेगेटिव चार्ज होगा, N पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा, तो इसको नोट कर लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया गया। ठीक है, तो बार बार रिएक्शन मिलेगा। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम क्या प्राप्त करेंगे? क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला रिएक्शन है क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा, क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा, क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा। क्लोरीन द्वारा कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, ब्रोमीन द्वारा कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, क्लोरीन द्वारा कराया जाएगा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, ब्रोमीन द्वारा कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा हमें क्या करना है? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना है। किसके द्वारा? बेंजीन डाइजोनियम लवण के द्वारा प्राप्त करना है। तो इसमें भी कई अभिक्रियाएं हैं, नाम दिया जा रहा है। पहला सैंडमायर अभिक्रिया, नाम दे दिया जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नाम वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या करते हैं कि डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम कॉपर का पाउडर भी ले सकते हैं। कॉपर का पाउडर लेंगे HCl की उपस्थिति में, HCl के साथ, तभी क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, और HBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सैंडमायर अभिक्रिया क्या होता है कि डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो लिख दिया जा रहा है, डाइएजोनियम लवण को, डाइएजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड डाइजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो डायजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड और या क्यूप्रस ब्रोमाइड की बस्ती में जब हम अपक्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? सैंडमायर अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जब हम कॉपर का पाउडर ले लेते हैं या HCl ले लेते हैं, कॉपर का पाउडर लेंगे और हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। कॉपर का पाउडर या HCl लेंगे तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, तो उस अपक्रिया को हम गाठरमाइन अपक्रिया कहते हैं, तो इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले सैंडमायर अपक्रिया पर देख लीजिए। तो डायएजोनियम लवण, दोनों रिएक्शन एक ही में कर दिया जा रहा है। जो भी पूछा जाएगा उसको अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में करा दिया जा रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे? बेंजीन डायजोनियम लवण को प्राप्त करेंगे या बेंजीन डायजोनियम को प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन डायजोनियम को कैसे प्राप्त किया जाता है कि एनिलीन का हम क्या करते हैं? डाइजोटीकरण करते हैं। ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग में NH2 समूह जुड़ जाए तो क्या होता है? एनिलीन होता है। इसका डाइजोटीकरण करेंगे, डाइएजोटीकरण। तो डाइजोटीकरण किया जाता है। तो डाइजोटीकरण किसके द्वारा करते हैं? तो देखिए कि एनिलीन की अपक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के द्वारा कराते हैं। तो नाइट्रस अम्ल बनता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो क्या बनेगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। अब इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड NCl सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरह भी आप लिख सकते हैं या सीधे N2Cl भी आप लिख सकते हैं। तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब इसकी अपक्रिया हम किससे कराते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड। डायजोनियम लवण को क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड की बस्ती में किसके साथ? HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो HCl के साथ कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। HBr किसके साथ कराएंगे? या क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मिश्रण लेंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो यहाँ देखिए क्यूप्रस क्लोराइड CuCl या Cu2Cl2 भी ले सकते हैं और HCl लेंगे तो क्या होगा? यहां पर N2 क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा यहां से, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां एक चीज ध्यान रखना है कि क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे और HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर यहीं पर क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इसलिए दोनों रिएक्शन एक ही में करा दिया जा रहा है। अगर क्लोरोबेंजीन पूछा जाएगा तो यहां से लेकर के कर देंगे और ब्रोमोबेंजीन पूछा जाएगा तो नीचे वाला कर देंगे। तो देखिए यहां पर Cl प्लस, यहां पर नाइट्रोजन N2 प्लस क्या बनेगा? HCl। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब इसी तरह एनिलीन का डाइजोटीकरण करेंगे, किसके द्वारा करेंगे? सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा।
तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम नीचे लिख दे रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी अपक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं? क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br2 के द्वारा करा रहे हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन बनेगा, अर्थात ये डाइएजोनियम समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाएगा? ब्रोमीन के द्वारा हो जाएगा। तो ये Br प्लस N2 प्लस HBr प्लस HCl प्लस HCl। ठीक है, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। तो ये था सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर अपक्रिया क्या होता है कि डाइएजोनियम लवण के विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड या ताम्रचूर्ण या क्यूप्रस क्लोराइड ताम्रचूर्ण HCl या HBr की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? अपक्रिया कराते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बनता है तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो अगर क्लोरोबेंजीन पूछा जाए तो ये ऊपर वाला रिएक्शन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन पूछा जाएगा तो ये नीचे वाला रिएक्शन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन कंबाइन कर दिया गया है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दोनों स्थितियों में प्राप्त किया गया है। अब यहां पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे या एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो दो रिएक्शन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ये हो गया और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन ये हो गया। ठीक है, अब इसमें दूसरा है गॉटरमान अपक्रिया। ये पहला था क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा, इसमें सैंडमायर अपक्रिया था। तो इसमें क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में क्या किया जा रहा है? HCl के द्वारा, HCl की उपस्थिति में HCl क्यूप्रस क्लोराइड तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में HCl तथा HBr से अपक्रिया कराने पर यहाँ HCl तथा HCl या HBr से अपक्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। अब इसी में दूसरा है, अगर यहीं पर हम क्या करें? कॉपर का पाउडर HCl ले लें तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। कॉपर का पाउडर या ताम्रचूर्ण जिसको कहते हैं, तांबे का चूर्ण या कॉपर का पाउडर और HBr ले लें तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? गॉटरमान अपक्रिया कहते हैं। दूसरा है गॉटरमान अपक्रिया। गॉटरमान अपक्रिया, गॉटरमान अपक्रिया। ठीक है, तो डाइएजोनियम लवण को डाइएजोनियम लवण को कॉपर पाउडर या ताम्रचूर्ण भी कह सकते हैं, कॉपर पाउडर के साथ HCl या HBr के साथ अपक्रिया कराने पर, गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन तथा ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है,
तो ये दो रिएक्शन है गाटर-मार्नोव क्रिया। गाटर-मार्नोव क्रिया में क्या होता है कि डायजोनियम लवण को कॉपर पाउडर के साथ HCl या HBr के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है और ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिएक्शन इसका कि डायजोनियम लवण पहले हम प्राप्त करेंगे। तो डायजोनियम लवण को कैसे प्राप्त करते हैं, बेंजीन डायजोनियम लवण कैसे हम बनाएंगे। तो बेंजीन डायजोनियम लवण को हम एनिलीन से प्राप्त करते हैं। तो एनिलीन को हम क्या करेंगे, सोडियम नाइट्राइट और HCl से अपक्रिया कराते हैं, NaNO2 और HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करते हैं। तो क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, ये क्या होगा, N2Cl, ये नाम ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो गया ये। ठीक है, अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया किसके साथ करते हैं, कॉपर चूर्ण और HCl के साथ करते हैं। कॉपर चूर्ण और HCl के साथ इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, HCl प्लस यहां पर डायजोनियम समूह का प्रतिस्थापन क्लोरीन परमाणु द्वारा हो जाएगा। क्या बनेगा, यहां पर ये भी प्रतिस्थापित हो गया, निकल गया, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा तो Cl और प्लस N2। ठीक है, या नाइट्रोजन यहां से निकल गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये गाटर-मार्नोव क्रिया है। इसी तरह हम ब्रोमोबेंजीन भी प्राप्त करेंगे इसी तरह, लेकिन यहां पर हम कॉपर चूर्ण और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेंगे। NH2 इसके साथ अपक्रिया कराएंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराएंगे, Na2 प्लस HCl से 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से। तो क्या बनेगा, यहां पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहां पर N2Cl। ठीक है, अब इसको हम कॉपर चूर्ण या ताम्र चूर्ण भी कह सकते हैं, और इसको किसके साथ गर्म किया जा रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म कर रहे हैं, HBr के साथ गर्म किया जा रहा है। तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बनता है। यहाँ Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा प्लस N2। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रोमोबेंजीन। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक, तो ये क्लोरोबेंजीन हमने प्राप्त किया और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त किया। ये तो क्लोरीन और ब्रोमीन द्वारा था। अब हम किसके द्वारा करेंगे, आयोडीन द्वारा। ठीक है, खोल दे रहे हैं इसको। तो ये पहला क्या था, क्लोरीन और ब्रोमीन द्वारा, जिसमें सैंडमायर क्रिया और गाटर-मार्नोव क्रिया था। ठीक है, अब इसमें दूसरा हम किसके द्वारा करेंगे, आयोडीन द्वारा। तो आयोडीन द्वारा हम एरिल हैलाइड का निर्माण करेंगे, अर्थात आयोडोबेंजीन बनाएंगे या एरिल आयोडाइड बनाएंगे। तो इसमें दूसरा है आयोडीन द्वारा, दूसरा है आयोडीन द्वारा, आयोडीन द्वारा। तो इसमें क्या होगा कि डायजोनियम लवण की क्रिया लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डायजोनियम लवण की क्रिया, डायजोनियम लवण की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन, डायजोनियम लवण की क्रिया किसके साथ कराया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से कराने पर आयोडोबेंजीन बनता है। आयोडोबेंजीन बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है,
क्या किया जा रहा है, बेंजीन डायजोनियम लवण की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से कराया जा रहा है। तो क्या बनेगा, आयोडो बेंजीन बनता है या एरिल आयोडाइड बनता है। तो देखिए पहले हम डायजोनियम लवण प्राप्त करेंगे, बेंजीन डायजोनियम लवण। तो बेंजीन डायजोनियम लवण किससे प्राप्त करते हैं, एनिलीन से। तो एनिलीन की अपक्रिया हम किससे कराएंगे, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl के द्वारा कराते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक इसको जब गर्म किया जाता है, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, यहाँ पर N2Cl। अब इसकी अपक्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से कराते हैं। यहाँ पर हम एकू लिख दे रहे हैं, इसका मतलब एकाकुअस, इसका मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन हो गया। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया किससे कराया जा रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन से करा रहे हैं। तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है। इसका मतलब डायजोनियम समूह का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, आई के द्वारा हो जाता है। तो क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है, आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन बन गया। और क्या बनेगा, N2, और यहां से पोटेशियम एक क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे, KCl बना देंगे। ठीक है, अब ये तो आयोडीन द्वारा हो गया था। अगला है तीसरा फ्लोरीन द्वारा। तीसरा है फ्लोरीन द्वारा, और इसी को कहते हैं वेल्ज सीमेन अपक्रिया। वेल्ज सीमेन अपक्रिया, वेल्ज सीमेन अपक्रिया। नाम वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये है बेंज सीमेन अपक्रिया हो गया। तो बेंज सीमेन अपक्रिया क्या होता है कि बेंजीन डायजोनियम लवण को फ्लोरोबोरिक अम्ल से अपकृत करके क्या करते हैं, डायजोनियम बोरोफ्लोराइड को गर्म करके फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसको लिख दे रहे हैं कि डायजोनियम लवण को डायजोनियम लवण को क्या किया जा रहा है, फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल से अपकृत करके कि डायजोनियम लवण को किसके साथ अपक्रिया करा रहे हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल से क्या करा रहे हैं, अपक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जब अपक्रिया कराते हैं और डायजोनियम बोरोफ्लोराइड को गर्म करके, और डायजोनियम बोरोफ्लोराइड अपकृत करके और डायजोनियम बोरोफ्लोराइड को गर्म करके, डायजोनियम बोरोफ्लोराइड को गर्म करके फ्लोरोबेंजीन प्राप्त की जाती है। फ्लोरोबेंजीन प्राप्त की जाते हैं। ये फ्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं या एरिल क्लोराइड प्राप्त करते हैं। इस अपक्रिया को वेल्ज सीमेन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, वेल्ज सीमेन अपक्रिया कहते हैं या वाल्ज सीमेन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को वाल्ज भी कह सकते हैं, वेल्ज भी कह सकते हैं। वेल्ज
सीमेन अपक्रिया कहते हैं, वेल्ज सीमेन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? वेल्ज सीमेन अपक्रिया कहा जाता है। तो रिएक्शन आगे देखते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं रिएक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे? बेंजीन डायज़ोनियम प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन डायज़ोनियम प्राप्त करेंगे, किससे प्राप्त करेंगे? एनिलीन से प्राप्त किया जाता है। तो ये NH2 हुआ, इसको हम किसके साथ अपक्रिया कराएंगे? सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस ताप तक इसको गर्म करते हैं। तो क्या बनता है? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, अब इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं? फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल, यही है फ्लोरोबोरिक अम्ल। इसका नाम है, नाम इधर लिख दे रहे हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल। ये फ्लोरोबोरिक अम्ल है। ठीक है, अब यहां से HCl क्या होगा? निकलेगा हाइड्रोक्लोराइड मिलकर के HCl ये निकाल दिए तो क्या बनेगा? डायज़ोनियम बोरोफ्लोराइड बनेगा। डायज़ोनियम बोरोफ्लोराइड N2 डायज़ोनियम बोरोफ्लोराइड N2BF4 इसका नाम है डायज़ोनियम बोरोफ्लोराइड। डायज़ोनियम बोरोफ्लोराइड। ठीक है, डायज़ोनियम बोरोफ्लोराइड। अब इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनता है। यहां नीचे लिख दे रहे हैं, तो क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनेगा। यहां पर F जोड़ देंगे तो फ्लोरोबेंजीन हो गया। और क्या बनेगा? BF3 प्लस N2, BF3 प्लस N2, ये फ्लोरोबेंजीन। तो देख रहे हैं कि डायज़ोनियम लवण द्वारा आपने क्या किया? क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त किया, आयोडोबेंजीन प्राप्त किया और फ्लोरोबेंजीन प्राप्त किया। अब तीसरी विधि है, खोज रहे हैं इसको। अब तीसरी विधि पर आ रहे हैं, जिसको कहते हैं हुन्स-डीकर अपक्रिया। तीसरी विधि हुन्स-डीकर अपक्रिया। तीसरी विधि है, इसको कहेंगे हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या होता है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक लवण को ब्रोमीन के साथ, लिख दे रहे हैं इसको, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक रजत लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में अपकृत करने पर, विलायक की उपस्थिति में अभिकृत करने पर कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक रजत लवण को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में अपकृत करने पर
क्या बनता है, अपकृत करने पर उनके ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं, उनके ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं, ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं, उनके ब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं। ये अपक्रिया हुंसदीकर अपक्रिया कहलाती है, ये अपक्रिया हुंसदीकर अपक्रिया कहलाते हैं, हुंसदीकर अपक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, हुंसदीकर अपक्रिया कहलाएगी। तो देखिए क्या करा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक रजत लवण, तो एरोमेटिक C6H5COOH होगा, लेकिन H यहाँ पर रजत लवण द्वारा या सिल्वर द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रतिस्थापित हो जा रहा है, तो ये हो गया Ag। तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक रजत क्या हुआ, लवण हुआ। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक रजत लवण को क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में CCl4 विलायक की उपस्थिति में क्या करते हैं, 343 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो क्या बनेगा, यहां से देखिए C6H5 ये विस्थापित होगा ब्रोमीन के द्वारा, तो हो जाएगा C6H5Br प्लस, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो हो जाएगा CO2। ठीक है, और क्या बनेगा, यहां पर सिल्वर है, यहाँ एक ब्रोमीन बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। देख रहे हैं ब्रोमो व्युत्पन्न प्राप्त हो रहा है, या पेनिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, या एरिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, अर्थात ब्रोमो बेंजीन बन रहा है। ठीक है, तो ये हुंसदीकर अपक्रिया था। ठीक है, अब बनाने की विधि कंप्लीट हुआ, हैलोएरिन के निर्माण की विधियां कंप्लीट हुआ। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हैलोएरिन के भौतिक गुण। ठीक है, तो आइए देखते हैं हैलोएरिन के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। हैलोएरिन के भौतिक गुण, हैलोएरिन के भौतिक गुण, भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा कि हैलोएरिन के भौतिक गुण, तो हैलोएरिन जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं और तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। हैलोएरिन जो है वो ये रंगहीन और तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं, और इनमें क्या होती है, अवलाक्षणिक गंध भी होती है। हैलोएरिन में ये जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। जल में अम्लीयता का कारण क्या है कि ये अल्प ध्रुवीय होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि हैलोएरिन क्या होते हैं, अल्प ध्रुवीय होते हैं। तो अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल के अणुओं के साथ ये क्या करते हैं, सहसंयोग बंध नहीं बना पाते हैं, और जल में उपस्थित पहले से इसकी जल में अम्लीयता का कारण क्या है कि हैलोएरिन जल में अम्लीय होते हैं। तो इनकी अम्लीयता का कारण क्या है कि हैलोएरिन अल्प ध्रुवीय होने के कारण ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, अर्थात सहसंयोग बंध नहीं बना पाते हैं। तो सहसंयोग बंध नहीं बना पाते, ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाते हैं। हैलोएरिन जो है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं और जल में पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए हैलोएरिन क्या होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं। लेकिन ये कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हैलोएरिन रंगहीन तेल जैसे द्रव ठोस होते हैं, इनमें अभिलाक्षणिक क्या होती है, गंध होती है, और ये जल में अम्लीय। दूसरा पॉइंट, ये जल में अम्लीय लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो जल में क्यों अम्लीय होते हैं, क्योंकि हैलोएरिन जो होते हैं वो अल्प ध्रुवीय होते हैं। तो अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते और जल में उपस्थित पहले से हाइड्रोजन बंधों को तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, जल में अम्लीय होते हैं। ठीक है,
और तीसरा पॉइंट है कि ये जल, इनका जो घनत्व होता है वो जल से अधिक होता है, या ये जल से भारी होते हैं। हैलोएरिन जो है वो जल से भारी होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इनका जो घनत्व होता है जल के घनत्व से अधिक होता है। क्यों? कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर इनका घनत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आइए एक पॉइंट पर हम चलते हैं। पहला पॉइंट है कि ये रंगहीन तेल जैसे द्रव व ठोस होते हैं। द्रव, तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं, इनमें अभिलाक्षणिक गंध होती है, इनमें अभिलाक्षणिक गंध होती है, अभिलाक्षणिक गंध होती है। तीसरा, ये जल में अम्लीय, ये क्या होते हैं, जल में अम्लीय। तथा कार्बनिक विलायकों में विलीय होते हैं। ठीक है। अब ये जल में अम्लीय हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलीय हैं। तो इसमें जल में क्यों अम्लीय है? क्योंकि ये अल्प ध्रुवीय होने के कारण, जल के साथ अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, बना पाते हैं, और ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाते हैं, ठीक है। ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़ पाते हैं और ना जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाते हैं, इसलिए जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनका घनत्व जल से अधिक होता है। इनका घनत्व जल से अधिक होता है, अर्थात ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। भारी होते हैं। ठीक है। कि हैलोएरिन का घनत्व जो है जल से अधिक होता है, और ये जल से क्या हो, या कह सकते हैं जल से भारी होते हैं। ठीक है। तो इसमें पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ इनका घनत्व बढ़ता है। हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु के आकार के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के आकार बढ़ने के साथ, हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ घनत्व, हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ घनत्व
बढ़ता, घनत्व बढ़ता। ठीक है, तो आप पढ़े हैं और सारणी में पढ़े हैं कि हैलोजन परिवार में सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप आएंगे तो इनका आकार क्या होगा, बढ़ता जाता है। तो फ्लोरीन का आकार कम होगा, क्लोरीन का उससे अधिक होगा, ब्रोमीन का उससे अधिक होगा, आयोडीन का क्या होगा, उससे अधिक होगा। ठीक है, तो एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। तो जैसे एरिल हैलाइड है C6H5, C6H5, यहां पर फ्लोरीन जुड़ गया, C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I। तो देख रहे हैं यहाँ भी एरिल समूह, यहाँ भी एरिल समूह, यहाँ भी एरिल समूह, यहाँ भी एरिल समूह है, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन। तो आयोडीन का आकार अधिक है तो इसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, और इसका आकार कम है आयोडीन से, इसका कम होगा, क्लोरीन का इससे कम होगा और इसका इससे कम होगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन का आकार ब्रोमीन से अधिक होता है, ब्रोमीन का आकार क्लोरीन से अधिक होता है, क्लोरीन का क्लोरीन से अधिक होता है। तो इसका घनत्व अधिक होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब इसी को हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं रिंग के रूप में, जैसे बेंजीन रिंग है, देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पर आयोडीन जुड़ा है। तो इसमें पूछा जाए घनत्व सबसे अधिक किसका होगा, तो इसका घनत्व क्या होगा, सबसे अधिक होगा, इसका कम होगा और इसका इससे कम होगा, और इसका फ्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन से कम होगा। तो सबसे घनत्व कम इसका होगा और अधिक इसका होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, तो इतना तो क्लियर हुआ, 4 पॉइंट क्लियर हुआ। ये रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं, इनमें अवलाक्षण गंध होती है, ये जल में अम्लीय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलीय होते हैं। और इनमें जल में अम्लीय क्यों होते हैं, क्योंकि अल्प ध्रुवीय होने के कारण जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, ना ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाते हैं, और इनका घनत्व जल से क्या होता है, अधिक होता है, अर्थात ये जल से भारी होते हैं। तो एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ इनका घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि समान एरिल समूह होने पर, ये तीसरा था, ये चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में नंबर 1 2 पॉइंट, जिसमें समान एरिल समूह होने पर, समान एरिल समूह होने पर, समान एरिल समूह होने पर हैलो एरिन के गलनांक तथा क्वथनांक, हैलो एरिन के गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक तथा क्वथनांक, समान एरिल समूह होने पर हैलो एरिन के गलनांक तथा क्वथनांक हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। क्वथनांक हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। घनत्व भी बढ़ेगा, आकार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा, अगर समान एरिल समूह उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें यहां पर क्लोरीन कर दे रहे हैं, और ये दूसरा है, ये फ्लोरोबेंजीन हुआ, और ये दूसरा है क्लोरोबेंजीन हो गया, और ये तीसरा है
तीसरा है ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और ये चौथा है आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक आकार आयोडीन का होता है, और देख रहे हैं सभी में समान एरिल समूह उपस्थित हैं। तो समान एरिल समूह होने पर हैलोएरिन के गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं हैलोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो किसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होगा? इसका, क्योंकि इसमें आयोडीन का आकार सबसे अधिक है और इसका कम है। ठीक है, इस क्रम में हो जाए, क्योंकि क्लोरीन का आकार सबसे कम है इसमें। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट है कि आर्थोमेटा पैरा, आर्थोमेटा तथा पैरा, ये स्थितियां होती हैं। अगर यहां पर जुड़ेगा तो आर्थो होता है, यहां पर जुड़ता है तो मेटा होता है, यहां पर जुड़ता है तो पैरा होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे बेंजीन रिंग है तो कोई प्रतिस्थापी अगर यहां जुड़ेगा तो ये आर्थो होगा, यहां पर जुड़ेगा तो मेटा होगा, यहां पर जुड़ता है तो पैरा होता है। ये आर्थो के रूप में होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आर्थो, मेटा तथा पैरा डाईहैलोबेंजीन के, डाईहैलोबेंजीन के, आर्थो, मेटा तथा पैरा डाईहैलोबेंजीन के क्वथनांक हाइड्रोजन बंधों के अनुपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंधों के, हैलोबेंजीन के क्वथनांक हाइड्रोजन बंधों की अनुपस्थिति के कारण, बंधों की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन बंधों की अनुपस्थिति के कारण लगभग समान होता है। लगभग समान होते हैं, एक्यूरेट नहीं। क्वथनांक क्या होते हैं? लगभग समान होते हैं। जैसे आर्थो डाईहैलोबेंजीन है, मेटा डाईहैलोबेंजीन है, पैरा डाईहैलोबेंजीन है, तो इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा? लगभग समान होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, जबकि आर्थो और मेटा समायुक्त की तुलना में, जबकि आर्थो तथा मेटा समायुक्त की तुलना में, आर्थो तथा मेटा समायुक्त की तुलना में पैरा समायुक्त अधिक ऊंचे ताप पर गलता है, अधिक ऊंचे ताप पर गलता है। ठीक है, क्योंकि इनके क्रिस्टल जालक अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल जालक अधिक सघनता से व्यवस्थित होते हैं, जालक अधिक सघनता से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अधिक सघनता से व्यवस्थित होते हैं तथा अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है, तथा अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है। प्रबल होगा तो इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रबल होता है और जालक को तोड़ने के लिए, और जालक को तोड़ने के लिए
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखिए आर्थो और मेटा समायुओं की तुलना में पैरा समायु का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे ताप पर गलता है। क्यों अधिक होता है पैरा समायु का गलनांक? क्योंकि इसके जो क्रिस्टल होते हैं अधिक सघन रूप से, अधिक सघनता से व्यवस्थित होते हैं, और अधिक सघनता से व्यवस्थित होने के कारण अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है, और जालक को तोड़ने के लिए क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात आर्थो तथा मेटा समायु की तुलना में पैरा समायु का गलनांक अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पैरा समायु जो होते हैं इनके क्रिस्टल जालक अत्यधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, और इनके अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है, और इनके जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आर्थो तथा मेटा समायु की तुलना में पैरा समायु का गलनांक क्यों अधिक होता है? क्योंकि पैरा समायु में जो क्रिस्टल जालक हैं अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, और इनमें अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है, अर्थात इनके जालक को तोड़ने के लिए क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए पैरा समायु का गलनांक आर्थो मेटा समायु की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, लेकिन आर्थो मेटा पैरा डाई हैलोबेंजीन जो है इनके क्वथनांक हाइड्रोजन बंधों की अनुपस्थिति में या हाइड्रोजन बंधों की अनुपस्थिति के कारण लगभग क्या होता है? समान होता है, लगभग समान होता है क्वथनांक। लेकिन आर्थो मेटा समायुओं की तुलना में पैरा समायु का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि ये इनके क्रिस्टल जालक अधिक सघनता से बंधे होते हैं, और इनका अंतराणुक आकर्षण बल प्रबल होता है, और इसके जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें गलनांक का बढ़ता हुआ क्रम दिखा दे रहे हैं इसमें। तो गलनांक का बढ़ता हुआ क्रम इसमें देख लीजिए। आर्थो मेटा पैरा डाई हैलोबेंजीन में ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर आर्थो पे जुड़ा है क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या होगा? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और दूसरा है यहां पर Cl है, ये मेटा, ये हो जाएगा मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये तीसरा हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। यहां पर ये क्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया गया नीचे, तो ये होगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो गलनांक का बढ़ता क्रम दिखाया जा रहा है। तो किसका गलनांक सबसे अधिक होगा? आर्थो और मेटा की तुलना में पैरा डाई क्लोरोबेंजीन का गलनांक क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? अत्यधिक सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं, और इनके जालक जो होते हैं, जालक को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो इसका गलनांक सबसे अधिक होगा, इसका कम होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहां लिख दे रहे हैं गलनांक का बढ़ता क्रम, गलनांक का बढ़ता क्रम। तो ये था हैलोएरिन का भौतिक गुण। ठीक है, अब रासायनिक गुण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।